चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऑलराइट, चलिए, सो नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर मैं आपके यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। यू शुड बी एबल टू सी द स्क्रीन। एक क्वेश्चन करते फिर सब लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते जो हमने कल नहीं किया था। कैनिटीन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनाइन वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम। ये जो कैनिटीन था आपका है, आपका जो सामने कैनिटीन है, वो डिस्कवर्ड किस में से किया गया था? आप डायरेक्टली अनम्यूट करके मुझे इसका आंसर बता सकते हो। हैरिंग फिश। हैरिंग फिश। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे सही आएगा आपके हिसाब से? सर स्क्रीन नहीं हो रही है, स्क्रीन शो स्क्रीन नहीं आ रही? क्या बात है, क्या बात है। चलिए, अच्छा, अभी बच्चे ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। रुक जाओ, ठीक है, अब हो जाएगी होपफुली। काइनेटिन मॉडिफाइड फॉर्म एडेनाइन वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम। ये आपका किस में से डिस्कवर्ड किया गया था? अब आपको इसका मुझे आंसर यहाँ पे बता सकते हो। ABCD बताइए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। जो लोग ऑप्शन ए यहाँ पे कह रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑटोक्लेव हेरिंग स्पॉन के डीएनए से हमने इसे एक्सट्रैक्ट किया था। ये आपका सिंथेटिक था, या आपका साइटोकाइनेटिन आपका सिंथेटिक था, तो ये बात भी आता नेचुरली नहीं था। ओके, नाउ लेट्स टॉक ऑन माय एब्सिसिक एसिड। तो इस बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिख के आपको यहाँ पे फटाफट एब्सिसिक एसिड की कहानी समझा देता हूँ। बड़ा ही सिंपल सा हार्मोन है और काफी एसेंशियल इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये। सो लेट्स राइट ABA ओवर हियर एंड लेट्स ट्राई टू डाइव इनटू द स्टोरी ऑफ योर ABA। तो चलिए देखते हैं ABA किस चीज के लिए आपको यहाँ पे जाना जाता है। तो ABA जो आपका यहाँ पे होगा, एब्सिसिक एसिड विच यू हैव ओवर हियर, ये आपका जो हार्मोन होगा यहाँ पे, इसको हम इवन कहते हैं एज अ स्ट्रेस हार्मोन। इसको इवन कहा जाता है एज अ स्ट्रेस हार्मोन। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यार इसको मैं स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोलूंगा? व्हाई दिस हार्मोन इज कॉल्ड एज माय स्ट्रेस हार्मोन। तो याद रखना, ये मेरा हार्मोन बेसिकली स्ट्रेसफुल कंडीशन में प्लांट को बचाने की कोशिश करता है, या प्लांट को बचाने में या प्लांट को सर्वाइव करने के लिए मदद करेगा वहां पे, इसलिए हम इसे कहते हैं एज अ स्ट्रेस हार्मोन। तो क्या कंडीशन हो सकती है जो स्ट्रेसफुल हो सकती है प्लांट के लिए? सो वन ऑफ द कॉमन स्ट्रेसफुल कंडीशन फॉर प्लांट इज गोइंग टू बी द योर वाटर स्ट्रेस। ये वाटर स्ट्रेस के टाइम पे आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। सो वाटर स्ट्रेस के दौरान ABA विल प्ले अ मेजर रोल। कई बार ऐसा हो सकता है प्लांट के लाइफ में, ऐसा हो सकता है कि सॉइल के अंदर पानी ना हो, और अगर सॉइल के अंदर पानी ना हो तो सिंपल सी बात है, प्लांट को ग्रोथ के लिए, सर्वाइव करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है वो टाइम पे। तो ऐसी कंडीशन में मेरा ABA आके क्या करेगा? तो आप ये बात समझिए कि अगर आपके प्लांट के अंदर सॉइल में पानी नहीं है, तो वो टाइम पे आप सबसे पहली चीज जो यहाँ पे करते हो, दैट इज गोइंग टू बी द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। जो सबसे पहली चीज आपने यहाँ पे कर दिया, दैट इज गोइंग टू बी द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। आपका जो स्टोमेटा होता है उसे आप बंद कराते हो। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू विल डू, कि आपका हार्मोन आएगा और वो क्या करेगा, आपका जो स्टोमेटा वहां पे होता है उसको जाके वो बंद कराएगा। इट विल मेक श्योर कि वो आपके वहां पे बंद हो जाए, ताकि आपका वाटर लॉस कम हो जाए। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग द ABA विल डू, आपके स्टोमेटा को जाके बंद करेगा, ताकि पानी का लॉस होना वाया ट्रांसपिरेशन आपका वहां पे अल्टीमेटली आपका बंद हो जाए। इसके बाद सेकेंड चीज जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है वो आपकी होगी, दैट इट विल प्रमोट द रूट फॉर्मेशन। इट विल प्रमोट root formation in the water stress, root formation and inhibit shoot formation shoot formation। ये बात भी आपके यहाँ पे सही है कि अगर आपके सॉइल के अंदर पानी नहीं है, देन आप चाहते हो कि आपके रूट्स थोड़ा और अंदर तक जाए ताकि वो पानी को ढूंढ पाए, और उसी दौरान आप नहीं चाहते कि फर्दर आपका शूट का डेवलपमेंट हो, क्योंकि शूट का डेवलपमेंट करने का मतलब नहीं है, अगर आपके पास पानी ही नहीं है तो आप शूट डेवलप करके क्या ही करोगे? शूट के ऊपर आपके लीव्स बनते हैं, बट फिलहाल आप कोई भी नए लीव्स आप बनाना नहीं चाहते, बिकॉज नए लीव्स बनाना इज गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर यू। याद रखना, ये शूट फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, सॉरी रूट फॉर्मेशन को ये प्रमोट करेगा, ताकि रूट्स
और सॉइल की डेप्थ तक जाए और अपना पानी वहां पे सर्च कर सके। ऑन द अदर हैंड ये आपके शूट फॉर्मेशन को यहाँ पे वो इनहिबिट करेगा, उसे वो यहाँ पे होने नहीं देगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है बेटा, सॉइल के अंदर पानी है नहीं, आप शूट बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए आपने, क्योंकि उसको रखने के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है एनर्जी का, सो यू डोंट हैव टू डू दैट। तो ये चीज आपकी यहाँ पे की जाएगी। अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो फाइंड, तो ये दो चीजें आपको जनरली मिलते होते हुए वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, और इस तरीके से एबीए प्लांट को बचाता है अगर पानी की कमी हो जाती है उसके एनवायरमेंट के अंदर। अब मैं आपको एक और चीज कह सकता हूँ कि ये सिर्फ आपको पानी से ही नहीं बचाता, इवन इट कैन सेव यू फ्रॉम अ कंडीशन जहाँ पे आपका बहुत लो टेम्परेचर होता है। तो इवन उन कंडीशन में भी एबीए अपना काम करता है, बट उसके काम को अभी हमें यहाँ पे समझना नहीं है। बट याद रखना, एबीए विल ऑल्सो हेल्प व्हेन यू हैव वेरी लो टेम्परेचर, वो टाइम पे भी एबीए आके प्लांट को सर्वाइव करने में मदद करता है। समथिंग विल सी दैट समडे लेटर, बट इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इट इज ऑल्सो नोन टू प्रमोट द सीड डॉर्मेंसी, इवन आपका प्रमोट करेगा। इट इज ऑल्सो नोन टू प्रमोट सीड एंड बड, दोनों डॉर्मेंसी। तो ये बात भी आप याद रखना कि इसका एक और जो जरूरी काम यहाँ पे होता है कि देखिए, अगर आपके सॉइल के अंदर पानी नहीं है, अगर सॉइल के अंदर पानी नहीं है, देन आप नहीं चाहते कि आपका सीड आपका जर्मिनेट करे। आपकी बात समझिए, अगर सॉइल के अंदर पानी नहीं है, कोई पॉइंट नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप सीड को जर्मिनेट करा रहे हो। तो वो टाइम पे एबीए का अमाउंट काफी ज्यादा होगा सीड के अंदर, और वो इस चीज का ध्यान रखेगा कि आपका सीड गलती से भी वहां पे जर्मिनेट ना करे। याद रखना, इट इज गोइंग टू प्रमोट सीड एंड बड डॉर्मेंसी, मतलब ये सीड और बड को डॉर्मेंट रहेगा, सीड को तो जर्मिनेट होने ही नहीं देगा। और अगर कोई प्लांट के अंदर नया बड बना है जहां से फ्लावरिंग हो सकता है, उससे भी वो वहां पे होने नहीं देगा। क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि आपका यू डोंट हैव वेरी गुड कंडीशंस इन द एनवायरमेंट। आपके एनवायरमेंट के अंदर आपका वाटर का कमी है, पानी का किल्लत है वहां पे, तो टाइम पे आपका प्लांट सर्वाइव करना चाहता है, तो टाइम पे कोई मतलब नहीं बनता कोई नया बर्ड को उसको फ्लावर में कन्वर्ट करने का। तो याद रखना, बर्ड एंड सीड डोमेन को ये आपका प्रमोट करेगा, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इट इज गोइंग टू प्रमोट द बर्ड एंड सीड डोमेंसी। अब अगर आपको याद हो तो आपका जो हार्मोन होता है जो आपके सीड डोमेन्स को रिमूव करता होता है आपका गिबरेलिन। ये बार आपने देखिए कि आपका गिबरेलिन होता है वो आपका सीड डोमेंसी को रिमूव करता है। याद करिए, दिस इज समथिंग वी हैव डन, कि आपका जो गिबरेलिन होता है वो आपका सीड डोमेंसी को रिमूव करता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो गिबरेलिन, और मैं कह सकता हूं माय एबीए इज एंटागोनिस्ट टू माय गिबरेलिन। एबीए इज antagonist to gibberellin. I'll just write G over here. ठीक है, गिबरेलिक एसिड। अब ऐसा हमने यहाँ पे क्यों बोला? क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों के रोल यहाँ पे अपोजिट है। एबीए क्या कर रहा है? ये आपके सीड डोमेंसी को प्रमोट कर रहा है, और गिबरेलिक एसिड क्या करता है? वो आपके सीड डोमेंसी को रिमूव करता है। और सीड डोमेंसी को रिमूव करने के लिए गिबरेलिक एसिड कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करेगा? कोई बताएगा मुझे? अल्फा माइलेज। बहुत बढ़िया, यस, इट गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ द अल्फा माइलेज, और अल्फा माइलेज की मदद से ये आप सीड डोमेंस को वहां से वो निकालेगा। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि एबीए इज गोइंग टू हैव अपोजिट रोल टू द गिबरेलिक एसिड। ठीक है, जो लोग क्लास में नए हैं, जिन्होंने आखिरी लेक्चर नहीं देखा था, इवन देन कोई बात नहीं, आप इतनी चीजों का ध्यान रखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, उस पर आप बस ध्यान दीजिए, आपको तभी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, जो पास्ट का आपने मिस किया उसे आप रहने दो, उसको इग्नोर करो, मैं आपको बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ जी प्रिया बताइए, क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। सर जो इथिलीन है वो भी तो मतलब सी डॉर्मेंसी को रिमूव करता है ना? हाँ, वो भी रिमूव करता है, बिल्कुल। इथिलीन आपका सीड एंड बड डॉम्स को रिमूव करता है, बट हम मेनली याद रखते हैं हमारे गिबरेलिन को एज अ समवन क्योंकि पता है गिबरेलिन को हम क्यों याद करते हैं, दोनों की आपको याद रखना है, बट हम गिबरेलिन की बात यहाँ पे इसलिए करते हैं बिकॉज वो एक सही मायने में आपका ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है ना। इथिलीन देखा जाता है कि आपका ग्रोथ इंड्यूसिंग हार्मोन भी उसे हम कहते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि आपका गिबरेलिन इज गोइंग टू बी एंटागोनिस्ट टू योर एबीए। बट हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, इथिलीन भी आपका यहाँ पे आपका सीड डोमेंस और बड डोमेंस को रिमूव करता है। यस, दैट इज आल्सो समथिंग नोन फॉर। बट आपको जब आपसे कोई पूछेगा ना, समझो अगर आपसे टीचर पूछेगी कौन होता है जो सीड डोमेंसी को रिमूव करता है, तो पहले आप बोलेंगे अपना गिबरेलिन, राइट, और फिर आप उसे बोलेंगे भी कि वो करता कैसे, अल्फा अमाइलेज को एक्टिवेट करा के। देन यू कैन टेल देम दैट यस, इथिलीन इज आल्सो नोन टू रिमूव द बड एंड सीड डोमेंसी। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। ठीक है, सो दैट इज व्हाट एबीए इज नोन फॉर। तो एबीए का काम, गिबरेलिन का काम बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे होता है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसके साथ साथ आप एक और चीज यहाँ पे याद रखना कि इसको हम इवन कहते हैं इस हार्मोन को हम इवन कहते हैं डॉर्मिन हार्मोन।
इस हार्मोन का एक और यहाँ पे नाम होता है एंड दैट इज माइडोर्मिन। सो एबीए का एक और नाम आपको यहाँ पे याद रखना है एंड दैट वन मोर नेम और इज डोर्मिन। अब इसको डोर्मिन इसलिए कहा जाता है, यू कॉल मतलब डोर्मिन इसलिए बिकॉज ये डोर्मेंसी को प्रमोट करता है। ये कहता है सीड को कि आपको जर्मिनेट नहीं करना है, आपको डोर्मेंट ही रहना है, इसलिए इसको एक और नाम यहाँ पे दिया गया है डोर्मिन। तो डोर्मिन नाम कभी अगर आपके सामने आ जाए तो याद रखना वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अब इसके साथ साथ दो बड़ी कॉमन चीज जो यहाँ पे वो करता ही है, ये तो चलो आपने यहाँ पे देख लिया कि स्टोमेटा को बंद कर रहा है, रूट फॉर्मेशन को प्रमोट कर रहा है वाटर स्ट्रेस के अंदर, शूट फॉर्मेशन को होने नहीं दे रहा, एंड सीड एंड बड डोर्मेंसी को यहाँ पे वो प्रमोट कर रहा है। इसके साथ साथ याद रखना ये हार्मोन आपका एजिंग भी कराएगा, मतलब आपका सीनेसेंस भी प्रमोट करेगा एंड विल आल्सो प्रमोट द एब्सिशन। तो ये हार्मोन आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इवन इन द एब्सिशन एंड सीनेसेंस, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। याद रखना इट इज नोन टू इंड्यूस द सीनेसेंस एंड द एब्सिशन। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे। सीनेसेंस का मतलब होता है, सब लोग प्लीज ये क्लियर रखना दिमाग में, इसका मतलब क्या होता है। सीनेसेंस का मतलब होता है एजिंग। ठीक है, जो एजिंग हो रही होती है ना आपकी लीफ की, फ्रूट की, उसे हम कहते हैं सीनेसेंस। जो आप यंग से लेके मैच्योर होते हो फिर आप ओल्ड होते हो, उसको हम बोलते हैं सीनेसेंस, राइट। और एब्सिशन का मतलब क्या होता है, ड्रॉप ऑफ लीफ ड्रॉपिंग ऑफ। fall of leaf and fruit. बिल्कुल सही, ड्रॉपिंग ऑफ लीफ एंड फ्रूट। सो जो लास्ट स्टेज होता है आपके सीनेसेंस का वो आता है एब्सिशन, जहां पे आप लीफ या फ्रूट को निकाल के गिरा देते हो, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी द एब्सिशन। तो ये दोनों चीजें आपकी प्रमोट करेगा आपके यहाँ पे एबीए। एबीए इज वेल नोन टू प्रमोट योर एब्सिशन एज वेल एज माय सीनेसेंस, राइट। उसके साथ याद रखना इट इज नोन टू इंड्यूस द बड एंड सीड डोर्मेंसी। ये आपका बड एंड सीड डोर्मेंसी को प्रमोट कर, जो मैंने अभी भी आपको बताया, एंड देन इट इज बीन आल्सो गोइंग टू प्ले द रोल इन स्टोमेटा क्लोजिंग वाटर स्ट्रेस कंडीशन के अंदर। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट द एबीए। अगर आप इतनी चीज यहाँ पे याद रख पा रहे हो देन आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू नो अबाउट द एब्सिसिक एसिड, जो आपका एक और यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। दिस इज आल्सो बिकमिंग अ पार्ट ऑफ माय ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। जो बच्चे नए हैं क्लास के, नए मतलब जो काफी दिनों के बाद आए हैं, क्या उनको ये सब समझ आ रहा है? कुछ बोल ही नहीं रहने वाले बच्चे अरे बेटा बताइए कुछ, बोलिए। कृतिका कौंडल, कशिश कौंडल। अच्छा, अगर कोई टर्म समझ नहीं आ रहा तो बेटा पूछ लो, मैं समझा देता हूँ आपको। अगर आपको कोई टर्म समझ नहीं आ रहा कि यार ये डोर्मेंसी क्या होता है या ऐसा कुछ है तो बता दो मुझे। मोनिका एंड ऑल द पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड इन, जो लोग फॉर सम रीजन एग्जाम हेल्थ इश्यूज से अगर नहीं आ पाते क्लास के अंदर, अगर कोई चीज आपको टर्म यहाँ पे समझ नहीं आ रहा देन यू कैन आस्क मी, आई कैन टेल यू दैट। जैसे डोर्मेंसी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि सीड को आप जर्मिनेट करने नहीं दे रहे। आपका जो सीड होता है ना, अगर देखो, अगर मैं कहता हूँ आपका ये सीड है, ये आपका एक प्लांट का सीड है, और अगर मैं कहता हूँ कि प्लांट का सीड है आपका डोरमेंट, या मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको सीड की डोरमेंसी आपको दिख रही है, इफ आई से द सीड इज गोइंग टू बी शोइंग द डोरमेंसी, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कि मेरा सीड एक्टिव नहीं है और वो जर्मिनेट नहीं करेगा। वो मेरा जर्मिनेट नहीं करेगा, और वो जर्मिनेट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि काफी ज्यादा रीजन हो सकते हैं। एक रीजन हो सकता है कि आपका आउटर एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, सॉइल सूखी है, बारिश गिर नहीं रही, एनवायरमेंट अच्छा नहीं है। तो अगर आपका, मैं कहता हूं, अगर मैं समझो कृतिका मैं आपके हाथ में एक सीड देता हूं और मैं कहता हूं कि ये सीड डॉर्मेंट है, तो दैट मीन्स वो जर्मिनेट नहीं करेगा। वो अपने कंडीशंस के वजह से उसकी कंडीशंस ठीक नहीं होगी, तो इसलिए वो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो जब मैं कहता हूं टर्म, जब मैं वहां पे टर्म यूज करता हूं लाइक योर रिमूविंग सीड डॉर्मेंसी, व्हेन आई यूज अ टर्म लाइक रिमूविंग सीड डॉर्मेंसी, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप अब वो डॉर्मेंसी वाली कंडीशन को आप निकाल रहे हो, मतलब अब आपका सीड यहाँ पे जर्मिनेट करेगा। सो नाउ यू विल फाइंड कि आपका सीड जर्मिनेट आप यहाँ पे करेगा, क्योंकि आपने डॉर्मेंट वाली जो कंडीशन थी उसे आपने निकाल दिया। अब आपका एक हार्मोन जो आपका सीड डॉर्मेंस को रिमूव करता है, उसका एक नाम आप यहाँ पे याद रखो, दैट इज माय गिबरेलिन। So gibberellin is one of the very famous hormone which is known to remove the seed dormancy. फिर आपका इथिलीन भी करता है, बट आपको पहले ये नाम याद रखना है। और जो हार्मोन आपका सीड डॉर्मेंसी मेंटेन करता है या चाहता है कि सीड डॉर्मेंट रहे, वो आपका होता है एबीए। एबीए जो आपका होता है बेटा, ये आपका सीड डॉर्मेंसी को मेंटेन करता है। इट इज नोन टू मेंटेन द सीड डॉर्मेंसी। ये चाहता है कि सीड डॉर्मेंट रहे, लेकिन ये ऐसे अपने मर्जी से नहीं चाह रही। ये नहीं कहता कि यार मैं तो डॉर्मेंट रखूंगा, ऐसा नहीं होता। ये सीड को डॉर्मेंट इसलिए रखता है क्योंकि आउटर कंडीशंस आपकी फेवरेबल नहीं होती।
अगर आपके आउटर एनवायरनमेंट के अंदर अगर आपको वाटर नहीं मिल रहा सही अमाउंट में, अगर सॉइल का एनवायरनमेंट अगर सही नहीं है, देन आपका सीड डोरमेंट है वही बेटर है उसके लिए. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. तो आई होप ये टर्म आप सबको यहाँ पे क्लियर है. जो लोग बच्चे नए हैं उनको भी आई होप ये टर्म समझ आ रहा है. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. तो इतनी बात आपको याद रखनी है. अगर आप इतनी बात याद रख सकते हो, बस यही है आपका. दैट इज योर हार्मोन, दैट इज योर एब्सिसिक एसिड. तो क्या ABA आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. आई होप नए बच्चों को भी ये चीज समझ आ रही है. नए इन द सेंस जो लोग एग्जाम या किसी चीज के जैसे लेक्चर नहीं अटेंड कर पाए थे. ठीक है. और अगर नहीं समझ आया ना कोई चीज तो एकदम पैनिक मत हो. कोई बात नहीं, अभी नहीं आ रहा, बाद में समझ आ जाएगा. कई बार ऐसा हो सकता है कि आप बीच में से क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो हो सकता है कि यार क्या चल रहा है क्लास में, कुछ समझ नहीं आएगा. हर सब्जेक्ट में हो सकता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, बट जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ. जैसे चलना है चलने दो. राइट. पिक अप फ्यू थिंग्स जो तुम्हें समझ आ रही है एंड वेट. विद द कोर्स ऑफ टाइम तुम्हें वो चीज जो आपने मिस की है वो आप समझ जाओगे. ठीक है. सो डोंट पैनिक अगर कुछ चीज समझना है तो. ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग वी हैव डन. तो यहाँ पे आपके पांचों के पांचों हार्मोन यहाँ पे आपके हो जाते हैं कंप्लीट. एंड नाउ वी हैव टू डू सम क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे, और कुछ क्वेश्चन हम लोग इवन देखेंगे हमारे इसके फोटोसिंथेसिस के, ताकि कल का आपका टेस्ट सब लोगों का काफी अच्छा जाए. आई एम होपिंग दैट ऑल ऑफ यू गेट अ डिसेंट स्कोर टुमारो. जिनका स्कोर बहुत कम आ रहा है किसी रीजन से, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर पाया किसी और रीजन से, आई एम आस्किंग यू कि आप बहुत हाई फाई स्कोर में आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट गेट अराउंड लाइक 50-60. राइट. और जो लोग लाइक ला रहे 70-80 ला रहे, वो पुश करे कि वो 100 तक लाए, 105 तक लाए. ओके. सो शो द इंक्रीमेंटल ग्रोथ. कोई बात नहीं अगर आपका इनिशियल स्कोर नहीं बनता, कोई बात नहीं. विद द कोर्स ऑफ टाइम आपका स्कोर भी बनेगा अगर आप टेस्ट देते रहेंगे तो. राइट. तो चलिए कुछ क्वेश्चन पहले यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं. सो पहले तो इसके सॉल्व करते हैं हम लोग, जो अभी हमने चैप्टर खत्म किया उसके हम पहले क्वेश्चन यहाँ पे लगाते हैं. So now you have this वाला क्वेश्चन. So you have this question number 3 over here. और यहाँ पे पूछा गया है कि आपका इनमें से कौन सा ग्राफ शो कर रहा है आपका एरिथमेटिक ग्रोथ. तो क्या लगता है ABCD में से हैंड रेज करके आप बता सकते हो मुझे कि क्या आपको लगता है इसके अंदर कि आपका एरिथमेटिक ग्रोथ वाला यहाँ पे ग्राफ हो जाएगा? आप बताइए. मुस्कान. Option B. मुस्कान यहाँ पे ऑप्शन बी कह रहे हैं. फिर और किसने भी यहाँ पे, प्रिया बताइए आपको क्या लग रहा है? Option B. राइट. ऑप्शन बी बेटा आपके यहाँ पे सही आंसर है. कोई मुझे बताएगा एरिथमेटिक ग्रोथ का फॉर्मूला क्या था? LT is equal to L0 plus RT. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. LT is equal to L0 plus RT was a formula for my arithmetic growth. बिल्कुल सही. ठीक है. Then which of the following is not a function of cytokinin? इसमें से कौन सा फंक्शन साइटोकाइनिन का नहीं होता? लीजिए बेटा अपने 5-6 सेकंड लीजिए, वैसे उससे ज्यादा आपको टाइम लगेगा नहीं. एंड देन प्लीज क्विकली टेल मी कि इसके अंदर आपका क्या आंसर यहाँ पे बन सकता है. इनमें से कौन सा आपका फंक्शन नहीं है आपके यहाँ पे साइटोकाइनिन का? सो टेक योर 5 to 6 seconds एंड रेज योर हैंड. कर सकते हो बेटा, कर सकते हो. थोड़ा सा सोचो, कर सकते हो जाएगा. मुस्कान वेरी गुड. बताइए बेटा क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? Option C. मुस्कान मुस्कान मुस्कान. ओके ठीक है. साक्षी आप बताइए. सर ऑप्शन ए. साक्षी नायक को लग रहा है ऑप्शन ए. देन दीक्षा आपको क्या लग रहा है? Option A. ऑलराइट. एंड शालिनी आपको? ऑप्शन ए. यस, ऑप्शन ए और हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर. इट प्रमोट्स द पैकेट डोमिनेंस. ये कभी नहीं करता बेटा साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन बल्कि इसको ओवरकम करने में आपकी मदद करता है. ठीक है. आप देखोगे यहाँ पे प्रमोट मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन कंफ्यूज होने वाली बात थी नहीं. आई टेल यू व्हाई. ए काफी क्लियर कट है. ए वाली स्टोरी आपको क्लियर कट मालूम है कि आपका कभी भी आपका अपेकल डोमिनेंस में प्रमोट नहीं करता. ये एक्सिलरी डोमिनेंस में आपका हेल्प करता है, बल्कि एक्सिलरी ग्रोथ में आपकी मदद करेगा. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर. ठीक है. देन ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो. मैच द फॉलोइंग आपका यहाँ पे बड़ा ही सिंपल है. सो सब लोग मिलके करते हैं, सब लोग मिलके इसे करते हैं. तो मुझे बताइए फूलिश शिल्डिंग डिजीज ऑफ राइस, इसको मैं किसके साथ मैच कर सकता हूँ? 1 2 3 4 आपके हिसाब से. याद करो, मैं हिंट देता हूँ. हाँ जी सुनो, मैं हिंट देता हूँ आपको. ये कौन से कंट्री में हुआ था? ये फुलिश सीडलिंग डिजीज जो थी राइस की, राइस में जो डिजीज हुआ था बेकिंग डिजीज, उसे हम इवन कहते हैं फुलिश सीडलिंग डिजीज. ये कौन से कंट्री में हुआ था? जापान. जापान हुआ था. जापान. हाँ जी. राइट साइड में कौन सा जापानीज नाम है आपके सामने? Fourth. हाँ जी. राइट राइट. फोर्थ हो गया यहाँ पे. ठीक है. क्रिस्टलाइज द काइनेटिन आएगा यहाँ पे, काइनेटिन आएगा यहाँ पे.
राइट, सो क्रिस्टलाइज द कैनेटीन। तो कैनेटीन को लेके अगर हम यहाँ पे देखें तो कौन से 3 नाव में से आपकी तरफ जा, आप किसके तरफ आप जा सकते हो? ऑप्शन थर्ड ऑप्शन थर्ड स्पूग एंड मिलर, बिल्कुल सही, स्पूग एंड मिलर पे आप चले जाओगे। देन चलो रिलीज ऑफ इथिलीन गैस, चलो आपको नहीं मालूम, आप ये बता दो बायोएसी ऑफ ऑक्सीजन किसने किया था? ऑप्शन टू ऑप्शन टू एक सेकंड 2 मिनट रुकिएगा, समथिंग हैपेंड। ठीक है, समथिंग नाउ सॉर्टेड। सो यस, वैक्सीन ऑफ ऑक्सीजन, ये आपका आ जाएगा ऑप्शन 2। तो अगर आपको मालूम नहीं कि कजिन्स ने कुछ किया था रिलीज ऑफ इथिलीन गैस, अगर आपको ये नहीं भी मालूम, तब भी आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है। तो अब आप बताओ कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? हमने मैच तो कर दिया सबको। ऑप्शन बी ऑप्शन सी सी या बी? सी या बी? सी सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। यस, सो मैच ऑफ फॉलोइंग में तो कभी भी गलती नहीं करनी बेटा, आपको इसका आंसर निकालना ही है हमेशा, ठीक है। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, टेक योर 30 seconds 35 seconds, रीड द क्वेश्चन thoroughly and then try to answer this. The graph given below shows geometrical growth rate. Which of the following statement regarding the above graph is incorrect? कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी इनकरेक्ट है? So ध्यान से देखिए क्वेश्चन को and try to answer this. Let me see which one of you is able to answer फटाफट. Like it's a good question. Read the statement. आपको स्टेटमेंट बस समझनी है, एक बार आप स्टेटमेंट समझ गए आप अपना आंसर यहाँ पे निकाल लोगे, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन इसके अंदर है नहीं। The only thing is you have to understand the statement जो वहां पे आपके देख के रखी हुई ABCD के अंदर, और जितना मैं आप लोगों को जानता हूँ आप सब लोगों को कर सकते हो। ओह, काफी टाइम लग गया। बताइए पलक, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। सलम, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। ओके, साक्षी आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। सानिया आपको क्या लग रहा है? सानिया? सर ऑप्शन सी। सानिया को भी ऑप्शन यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके सारे ऑप्शन देख लेते हैं। द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, देयर आफ्टर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड देन द स्टेशनरी फेज। ये तो बेटा आपकी बात सही है, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। देन बी, अ सिग्मोइडल कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये बात भी मैंने आपको बताई थी, ये बात भी आपकी सही है। नेचर के अंदर जो आपके एनिमल्स ग्रो कर रहे होते हैं उनका पॉपुलेशन अगर आप स्टडी करते हो तो उसमें भी आपको सिग्मोइडल कर्व भी आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। एंड देन ये ओवर हियर यू हैव द ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? विद लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई, with limited nutrient supply the growth rate increases rapidly leading to exponential growth। ये बात आपकी गलत है। अगर आपके पास लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई है तो आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपका नहीं होता, लिखा हुआ इन लोगों ने, with लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई the growth rate increases rapidly leading to exponential growth। ये बात आपकी गलत है बेटा, ये आपकी बात गलत है, that's a wrong statement। डी सही है बेटा, geometric growth is typical for all cells tissue organ of the plant। सबके लिए geometric growth आपकी सही है। So that is why option C over here becomes the correct answer। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलिए, which of the following synthetic phytohormone was discovered as a breakdown product of DNA? ये भी आप कर सकते हो। कौन सा हार्मोन था जो हमने DNA में से एक्सट्रैक्ट किया था? हैंड रेज करिए। अंशिका, क्या लग रहा है इसका आंसर? अंशिका बोलिए। ऑप्शन ए। अंशिका यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहे हैं। सलम, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। एंड ऑप्शन ए आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर है। कैनेटीन हमें याद हो तो हेरिंग फिश का जो स्पर्म का डीएनए था उसमें से हमने इसे एक्सट्रैक्ट किया था एंड दैट वाज माय कैनेटीन। बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड चलिए, ABA इज अ एंटागोनिस्ट टू, अभी भी मैंने आपको ये बताया था, ABA इज एंटागोनिस्ट टू व्हाट? ABA जो आपका होता है वो किसके अगेंस्ट आपका काम करता है अगर देखा जाए तो? शालिनी बताइए क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन ए। ऑलराइट, पलक आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ओके, एंड दीक्षा आपको? ऑप्शन ए। Right, option is the correct answer. बिल्कुल, GA and F6 acid are going to be working opposite to each other, so that is why option A over here becomes the correct answer. बहुत सही है, ठीक है। ये भी ध्यान से करना। The ability of a plant to follow different pathway and produce different structure in response to environment and phase of life is termed as। इसके लिए कौन सी डेफिनेशन आपके यहाँ पे हो जाएगी कि प्लांट अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकता है in response to environment और different phase of life is termed as what? So ABCD में से आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा? ध्यान से करना, कुछ कंफ्यूज मत होना इसके अंदर, या कंफ्यूजन में कुछ और टिक मत कर देना, ठीक है। सो बताइए दीक्षा, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन सी। ऑलराइट, प्रिया आपको क्या लग रहा है?
ऑप्शन सी। बिल्कुल सी बेटा, प्लास्टिसिटी इज द करेक्ट आंसर ओवर है। बिल्कुल आपके प्लास्टिसिटी के अंदर ही आपको मिलता है कि एक प्लांट के डिफरेंट लाइफ के फेज के अंदर आपको अलग अलग स्ट्रक्चर मिल सकता है, या एनवायरमेंट चेंज होने की वजह से उसके बॉडी के अंदर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर आपको अलग अलग शेप आपको मिल सकता है। तो दैट इज माय प्लास्टिसिटी। अच्छा, अब ये मैं आपको सिखा देता हूँ, ये मैंने आपको कभी बताया नहीं था। द हार्मोन विच वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन। तो याद रखना, आपका जो ऑक्सीजन है, आपका जो ऑक्सीजन है वो आपका ह्यूमन यूरिन में से भी आइसोलेट किया जाता है, बट ये नॉर्मली आपको नहीं मिलता। दिस इज समथिंग व्हिच वाज आल्सो सीन इन द ह्यूमन यूरिन में से भी ये आइसोलेट किया गया है, बट ये आपको नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिलता। इफ अ ह्यूमन इज सफरिंग विद द पेलेग्रा, अगर ह्यूमन अगर पेलेग्रा वाली कंडीशन सफर करा, एक कंडीशन होती है, एक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वाली कंडीशन होती है, अगर वो हो रही है उस ह्यूमन के अंदर, देन उसके अंदर आपको इंडोल एसिटिक एसिड आपको मिल सकता है। तो ये बात आपको मालूम नहीं है, बट याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा प्लांट हार्मोन आपके ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था, देन याद रखना दिस इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका एक हार्मोन है जो आपके ह्यूमन यूरिन से आपने आइसोलेट किया था, लाइक सबसे पहले। सो ये बात याद रखना, और कोई नहीं मिलता आपको, कोई दूसरा हार्मोन आपको नहीं मिलता ह्यूमंस में से, बट ये मिल सकता है आपको, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। नाउ, ग्रोथ हार्मोन दैट स्पीड अप द माल्टिंग इन द ब्रीवरी इंडस्ट्री। बताइए कौन माल्टिंग में हेल्प करता था, हैंड रेस करके। ओ, शालिनी हैज ऑलरेडी रेज्ड देयर हैंड। शालिनी बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर। अच्छा, वो पुराना, हाँ समझ गया समझ गया। बताइए मुस्कान। ऑप्शन बी। ओके, एंड प्रिया आपको क्या लग रहा है। ऑप्शन बी। सलम आपको क्या लग रहा है। सर ऑप्शन बी। सलम बताइए माल्टिंग में क्या होता है। चलिए, जितना पता है उतना बता दीजिए, कोई बात नहीं, सब पूरा तो किसी को भी मालूम नहीं है। बताइए, थोड़ा बताइए, व्हाट इज हैपनिंग इन माल्टिंग। नहीं याद आ रहा, नो सर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। प्रिया आप बताना चाहेंगे व्हाट हैपेंस इन माल्टिंग। ये सर, जिसमें बार्ले सीड को यूज किया जाता है और उसमें वाटर में उन्हें भिगोया जाता है, फिर उसके बाद ड्राई किया जाता है और फिर उन्हें कुछ दिनों के लिए जर्मिनेट करवाया जाता है और फिर बाद में उन्हें फर्मेंटेशन करवाई जाती है। ठीक है, राइट। हाँ, तो ये कलेक्टिवली एक बड़ा ही, यस, ये पूरे प्रोसेस को हम एक सिंगल टैग में रख सकते हैं, दैट इज माल्टिंग। और जनरली किया जाता है व्हेनेवर यू हैव टू मेक अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए इसको हम करते हैं। तो ये बात याद रखना, ठीक है, इतना ही आपको मालूम रखना है और कुछ ज्यादा आपको याद नहीं रखना, राइट। अब ये क्वेश्चन वो है जिसका हमने ऑलरेडी रट्टा लगाया था, अगर आपको याद हो तो हमने ये सॉल्व किया था हमारे अंदर। तो उन्होंने आपसे क्वेश्चन के थ्रू आपसे ये पूछा है कि इसमें आपका रिलेटिव ग्रोथ रेट कितना है और आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितना है। सो लीजिए बेटा अपना 30 सेकेंड्स लीजिए, आप इसका आंसर कर सकते हो। आपका ऑप्शन, आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, ये हमने कर चुके हम लोग ये क्वेश्चन को। यू जस्ट हैव टू सी द क्वेश्चन एंड टेल मी व्हिच कैन बी द करेक्ट आंसर। क्या वैल्यू आपके यहाँ पे होगी आपके एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की, और क्या वैल्यू आपके यहाँ पे होगी आपके रिलेटिव ग्रोथ रेट की। इतना रखना, रिलेटिव ग्रोथ रेट की वैल्यू आपकी होती है परसेंटेज के अंदर। इतना तो मैंने हिंट दे दिया आपको। सो अब तो आप बता ही सकते हो। सो देखते कौन लोग इसके आंसर कर पाएंगे। इसका आंसर हो जाना चाहिए वैसे तो। बताइए मुस्कान, क्या लग रहा है इसका आंसर। ऑप्शन सी। ऑलराइट, एंड प्रिया आपको क्या लग रहा है। ऑप्शन सी। हाँ जी बेटा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर है। इस क्वेश्चन को लेकर आप घबराइए मत, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। अगर आपको याद हो तो आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, जो आपका नॉर्मल ग्रोथ रेट होता है, वो आपका था यहाँ पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर जितना था, जो दोनों में कॉमन था, जिसका दोनों का वैल्यू आपका एजीआर का 5 रहेगा। और आरजीआर का वैल्यू आपका यहाँ पे चेंज होता है। अगर आपको याद हो तो हमने डिवाइड किया था 5/50 इंटू 100 किया था एक लीफ के लिए, राइट। और एक के लिए हमने किया था 5/5 इंटू 100। तो इसलिए हमारे दो आंसर यहाँ पे आए थे, एक के अंदर आया था 10%, एक के अंदर आया था 100%। सो यस, दैट इज व्हाई ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। तो इसको, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। Which of the following first gibberellin to be discovered and remain most intensively studied form? कौन सा गिबरेलिन साजा इंटेंसिवली स्टडी किया गया था आज तक। तो ये आप कर सकते हो, ये तो हमने काफी बार डिस्कस किया है। सो आई एम होपिंग दैट काफी लोग बता पाएंगे इसका आंसर। हाँ जी पलक बताइए, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर। सर ऑप्शन सी। दीक्षा आपको क्या लग रहा है। ऑप्शन सी। Yes, your option C over here becomes the correct answer. Gibberellic acid number 3, जो आपका सबसे intensively and extensively इसे स्टडी किया गया था। So that is the gibberellic acid number 3, right? ये भी कर सकते हो, खुद से देखिए क्वेश्चन को, मैं कुछ नहीं बोलूंगा यहाँ पे, खुद से क्वेश्चन को देखिए, रीड द क्वेश्चन like thoroughly and then try to answer this। क्वेश्चन कर सकते हो, कोई ज्यादा कुछ इस क्वेश्चन के अंदर है नहीं।
आपको उस ABC के अंदर बताना है। अंशिका ने हैंड रेस किया, फिर नीचे कर दिया, सलम ने हैंड रेस किया, नीचे कर दिया। ओके पलक बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। पलक यहाँ पे कह रहे हैं हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। एक और आंसर हम यहाँ पे ले लेंगे फटाफट। दीक्षा आप बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन बी। हाँ जी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। आप देख सकते हो जो ए है आपका वो है मेरा यहाँ पे स्टेशनरी फेज, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। सी मेरा यहाँ पे आपका होगा लॉग फेज, सी इज गोइंग टू बी लॉग फेज एंड बी इज गोइंग टू बी लैग फेज। ऑप्शन बी बनता है मेरा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए और ऐसे क्वेश्चन आते भी एग्जाम के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन को आप फटाफट करके यू कैन नॉट इवन वेस्ट 1 मिनट इन देम, 30 सेकंड्स में उन्हें करो क्वेश्चन को और आगे बढ़ो, राइट। तो इतने क्वेश्चन हमने आप देखे। सो ओवरऑल अगर आप देखे जाए तो इन दिस चैप्टर इटसेल्फ वी हैव डन रफली अराउंड 50 क्वेश्चंस ड्यूरिंग द क्लास ओनली, इफ नॉट 50 लेट्स से अराउंड 45 क्वेश्चन हमने किए थे। क्योंकि अगर आप देखोगे रफली हम हर क्लास के एंड में अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन हम लोग करते थे, है ना। सो रफली वी हैव डन लाइक 40-45 क्वेश्चंस बाय द एंड ऑफ द चैप्टर। एंड इतने क्वेश्चंस करने के बाद इफ यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस देन यू हैव योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर वेरी मच। अब एक काम करते, चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे इसके ऊपर, फोटोसिंथेसिस के ऊपर, जो आपका कल का टेस्ट है और जिस चैप्टर को लेके आप थोड़ा सा कंसर्न शो करते हो कई बार, जिसको हम थोड़ा सा देखते हैं। एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम सब लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। लाइट एनर्जी को हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी थ्रू अ प्रोसेस ऑफ कीमो ऑस्मोसिस। कीमो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं इन द क्लोरोप्लास्ट। Which of the following statement about this process is false? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस प्रोसेस को लेके आप यहाँ पे गलत है? तो लाइट रिएक्शन को लेके जो भी इन्होंने यहाँ पे बात लिखी है 4 स्टेटमेंट, आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट आप यहाँ पे गलत होगा, राइट। अब चलिए एक एक करके हम सब लोग ध्यान से देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ फॉस्फोराइलेशन आर लोकेटेड इन द थैलाकॉइड। वो कह रहे जो आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं वो आपके थैलाकॉइड में लोकेटेड होते हैं। क्या लगता है आपको, ये बात सही है गलत है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान जो आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, प्लास्टोक्विनोन, देन योर साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, ये सारे थैलाकॉइड के अंदर लोकेटेड होते हैं। क्या ये बात सही है गलत है? ट्रू। ट्रू है बेटा, बिल्कुल ट्रू है ये बात, बिल्कुल सही बात है आपकी, ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपके थैलाकॉइड के अंदर ही लगे हुए होते हैं, तो बिल्कुल आप बेझिझक करके यस इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। देन सेकंड मेरा यहाँ पे क्या है? During phosphorylation, the chloroplast stroma becomes more acidic than the interior of the thylakoid membrane. अब इस स्टेटमेंट को मैं रखूंगा साइड में 2 मिनट के लिए, इसको मैं साइड में रखता हूँ। स्टेटमेंट 3 हम यहाँ पे देखते हैं। Proton diffuses through a protein channel which are ATP synthetase molecule. आपके प्रोटॉन एक प्रोटीन चैनल से आपके पास होंगे जिसको हम कहते हैं यहाँ पे ATP सिंथेटेज। तो क्या ये बात सही है गलत है? यस सर। सही है, सही है, सही है बेटा। वो प्रोटीन का नाम था आपका F0 कॉम्प्लेक्स। यस सर। ठीक है, ये बात आपकी सही है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देख के आपको बैकफुट पे नहीं आना है, ऑफेंस पे रहना है। पता है ना ऑफेंस डिफेंस क्या होता है? डिफेंस मतलब यू बिकम वेरी लाइक डिफेंसिव, राइट? यू थिंक अ लॉट, लाइक, बट you have to think a lot always, but yeah you have to be slightly offensive when it comes to your ये वाले टाइप के क्वेश्चंस, राइट? बी वोकल, सही है गलत है, हाँ बोलो ना बोलो, सोचो, so you'll understand everything. ATP is formed from ADP plus inorganic phosphate on the stroma side of the thylakoid in the chloroplast. क्या ये बात सही या गलत है? सही है। सही है। सही है, सही है। वो लोग कह रहे हैं कि आपका ATP बनता है, हाँ जी, वो लोग कह रहे हैं कि ATP बनता है आपका स्ट्रोमल साइड पे, और वो बात आपकी बिल्कुल सही है। इट विल बी फॉर्म ऑन द स्ट्रोमल साइड, याद करेगा। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। आपका स्टेटमेंट भी पता है यहाँ पे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ड्यूरिंग फॉस्फोराइलेशन क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा बिकम्स मोर एसिडिक। अब ये बात गलत है। आई टेल यू व्हाई इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। सी, आपका समझे मेरा यहाँ पे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, समझे मेरा यहाँ पे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। अगर आपको याद हो तो जब मेरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके ट्रैवल करके जाते थे, जब मेरे इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रैवल करके जाते थे, तो टाइम पे मेरे H+ आयन स्ट्रोमा में से आते थे ल्यूमेन के अंदर। मेरे H+ आयन याद करिए स्ट्रोमा में से मेरे आते थे ल्यूमेन के अंदर, ठीक है। तो अगर मेरे स्ट्रोमा में से ल्यूमेन के अंदर अगर मेरे H+ आयन आ रहे हैं, तो आप ये बात समझिए कि मेरा ल्यूमेन जो यहाँ पे होता है, जो ल्यूमेन जो मेरा यहाँ पे होता है, ये मेरा बनता है एसिडिक। थैलाकॉइड ल्यूमेन जो मेरा यहाँ पे होता है, ये मेरा बनेगा यहाँ पे एसिडिक,
और ये लोग यहाँ पे क्या करें, ड्यूरिंग फॉस्फोराइलेशन द क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा बिकम्स, वो करे स्ट्रोमा जो होता है इट बिकम्स मोर एसिडिक देन द इंटीरियर ऑफ द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। ये बात आपकी गलत है, ऐसा नहीं होता बेटा। आपका जो ल्यूमेन होता है बेटा यहाँ पे वो आपका एसिडिक होगा, स्ट्रोमा आपका एसिडिक नहीं होता। सो दैट इज व्हाई स्टेटमेंट 2 ओवर हियर बिकम्स अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब सच्ची बताइए क्या आपको ये बात समझ आ रही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो ये चीज ये देखिए ये काफी माइन्यूट पॉइंट आपको यहाँ पे, आप जितना ऐसे क्वेश्चंस के साथ टाइम स्पेंड करेंगे विल गेट बेटर इन इट। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो प्लीज करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, मैच द फॉलोइंग। बेटा बड़ा सिंपल सा आपका यहाँ पे, चलिए सब लोग मिलकर मैच करते हैं। ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, कौन सा इवेंट आपका है? ए वाला इवेंट, आप जो राइट साइड में 1 to 4 लिखा हुआ है इनमें से किसके साथ वो मैच करेगा आपके हिसाब से, बताइए। ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट किसके साथ मैच कर सकता है, बताइए बताइए। चलिए लाइट रिएक्शन के साथ मैच करा रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट किसके साथ मैच करेगा? Third. Option. आई होप सारे बच्चे समझ पा रहे हैं। यस, डार्क रिएक्शन आपका होता है स्ट्रोमा के अंदर, बिल्कुल सही। साइटोप्लाज्म के अंदर आपका क्या होता है बताइए? Fourth. Glycolysis. ग्लाइकोलाइसिस, बहुत बढ़िया। यस, एंड देन यू हैव द डी व्हिच विल बी द क्रेब्स साइकिल। ये आपका होगा Krebs क्रेब्स cycle. साइकिल। ऐसा क्वेश्चन तो आपने बहुत ही आसानी से कर लेना। अगर वापस ऐसा क्वेश्चन आ गया तो प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल से आपके सामने जो आपको मिला था आखिरी टेस्ट के अंदर। लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन यहाँ पे देख रहे हो, आपको मैच करना है। ए के साथ क्या लगेगा आपका, बी के साथ क्या लगेगा। अब आप मुझे बताइए ए के साथ क्या क्या लग सकता है, पी क्यू आर एस में से क्या क्या चीजें ए के साथ आपकी जोड़ी जा सकती है? Q. ठीक है, क्यू जुड़ा जाएगा, बिल्कुल सही बात है, क्यू जुड़ा जाएगा। क्यू जुड़ेगा और क्या जुड़ेगा उसके साथ साथ? R. बी जुड़ेगा, बिल्कुल सही। तो लोग आर कह रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही यहाँ पे, क्योंकि आपका लाइट रिएक्शन बेटा मेम्ब्रेन पे ही होता है। आपके थैलाकोइड मेम्ब्रेन पे आपका पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, तो वहां पे आपका होगा। तो क्यू एन आर मेरा ए के साथ जुड़ेगा और डार्क रिएक्शन के साथ मेरा यहाँ पे जुड़ेगा मेरे यहाँ पे एंजाइमेटिक PS. प्रोसेस एंड रुबिस्को का इन्वॉल्वमेंट। आप जानते हो कि डार्क रिएक्शन में आपका एंजाइम इन्वॉल्व होता है और रुबिस्को में से एक है। सो दैट इज व्हाई इन दैट केस यू विल फाइंड ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस वापस आएंगे, इससे शायद थोड़े और कॉम्प्लेक्स आए, लेकिन वही बात है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आने के बाद भी उनका लाइक अगर आप आंसर निकालने के लिए थोड़ा ध्यान दोगे यू विल रियलाइज को इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से सब लोग। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। एक बार फिर वापस पढ़ रहा हूं, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। क्या ये बात सही है या गलत है, बताइए, सच्ची सच्ची बताइए आप लोग सोच के। सही है। ठीक है, ओके, बाकी लोग भी बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप लोग। मैं तब तक आपकी थोड़ी हेल्प करता हूँ पिक्चर बना के। ये है मेरा यहाँ पे, लेट्स ये है मेरा P680 जिसे हम इवन कहते हैं PS2। हाँ जी, अभी तक मुझे एक ही आंसर मिला है, बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है। राइट, ठीक है। देखो अब यहाँ पे होता क्या है, अगर आपको याद हो तो आप मुझे ये बताइए, आपके पास दो फोटो सिस्टम होते हैं आपके यहाँ पे, P680 और P700। मुझे ये बताइए वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स किसके नीचे आपको देखने के लिए मिलता था? P680. P680 है जिसको हम कहता है PS2। इसके नीचे मुझे मिलता है मेरा वाटर स्प्लिटिंग, तो मैंने आपको हमेशा बताया था कि इसके नीचे मुझे मिलेगा यहाँ पे मेरा वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, राइट, दैट इज माय वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स मुझे यहाँ पे मिलेगा। अब आप स्टेटमेंट को पढ़िए, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। ये है मेरी यहाँ पे थैलाकोइड मेम्ब्रेन, ये है मेरी यहाँ पे थैलाकोइड मेम्ब्रेन, राइट, और ये है मेरा यहाँ पे इनर साइड। तो अब बताइए क्या लग रहा है, स्टेटमेंट सही है गलत है? यहाँ पे सही है। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इनर साइड पे ही मेरा लगा हुआ है। यहाँ पे मेरा वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे लगा हुआ है, इट इज ऑन द इनर साइड ऑफ द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। तो ये बात मेरी यहाँ पे हो जाती है बिल्कुल सही। सो दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट। इसलिए बेटा आपको ये माइन्यूट पॉइंट चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। देन स्टेटमेंट 2 यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग कीमोऑस्मोसिस ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन ग्रेडियंट रिलीजेस द एनर्जी। ये लोग ये कह रहे हैं कीमोऑस्मोसिस के दौरान आपके प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करके हम एनर्जी रिलीज कर सकते हैं, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। क्या लगता है आपको, ये सही है गलत है?
सही है। बोलिए सही बोलिए है। एकदम से बोलिए, है। बिल्कुल सही है, सही है। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। वही तो करते हैं हम लोग। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही करते हैं, हमारे प्रोटॉन्स को यूज करते हैं, एटीपी सिंथेसिस से निकालते और हम एटीपी बना के देते हैं। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है दैट ड्यूरिंग कीमोस्मोसिस ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, मतलब उसको हम यूज करते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट को टू जनरेट द एनर्जी। तो उस हिसाब से मेरा जो आंसर यहाँ बनेगा मेरा यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी द बोथ ऑप्शन 1 and 2, राइट, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ ये वाला क्वेश्चन 56। अच्छा ये बताओ 55 क्वेश्चन समझ आया नहीं आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, 56 देखते हैं। 56 में बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पूछा कि यार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है इन टर्म्स ऑफ माय C4 प्लांट्स और C4 पाथवे के कॉन्टेक्स्ट में, कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही बैठ रही है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आप लोग बोलना सही है गलत है। स्टेटमेंट ए मेरा यहाँ पे क्या है, ऑक्सैलोएसीटेट इज फॉर्म्ड बाय कार्बोक्सिलेशन ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इन द बंडल शीथ सेल। क्या ये बात सही है या गलत है? Sir, true है। ओके, सही लग रहा है, सही ठीक है। है। गलत है। कुछ लोग कह रहे हैं गलत है। जो लोग कह रहे हैं कि गलत है वो क्यों गलत कह रहे हैं? सर मेसोफिल सेल में होता है क्योंकि ये एग्जैक्टली ये आपका इवेंट जो बेटा यहाँ पे होगा आपका होगा मेसोफिल सेल के अंदर। वापस से देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फॉर्म, मतलब OAA जो आपका बनाया जाता है बाय कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब आपका CO2 आएगा, CO2 आके कंबाइन करेगा आपके PP के साथ और फिर आपको बना के देगा आपका यहाँ पे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये आपका सबसे पहला स्टेप होता है और ये आपका होगा, बिल्कुल ये आपका होगा, बड़ी आपका मेसोफिल सेल के अंदर होता है, ये बंडल शीथ सेल के अंदर आपका नहीं होता। तो इसलिए ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे हो जाता है गलत। ठीक है, और उसी तरीके से अगर आप स्टेटमेंट बी देखोगे आपको तो आपका आंसर यहाँ पे मिल जाता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय कार्बोक्सिलेशन ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इन द मेसोफिल सेल। ये बात आपकी बिल्कुल यहाँ पे सही है, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, इसे देखो और आगे बढ़ जाओ। समझ आ रही मेरी बात? सो दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, Yes, तब भी sir. आप बाकी के भी आप यहाँ देख सकते हो, बाकी का लिखा हुआ है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मेसोफिल सेल, ये तो गलत हो गया, दैट इज नॉट समथिंग व्हिच इज हैपनिंग ओवर हियर, राइट। देन सेम थिंग आप लिखे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द बंडल शीथ सेल, ठीक है, दैट इज समथिंग आल्सो गोइंग टू बी नॉट ट्रू ओवर हियर। सो यहाँ पे आपको मिलेगा आपका बनते हुए आपका यहाँ पे ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स अ करेक्ट आंसर। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये बात याद रख, सॉरी ऑप्शन बी मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, राइट। तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, काफी सेम सेम है, बस फर्क इतना ही था, एक में लिखा होता बंडल शीथ सेल, एक में लिखा होता आपका मेसोफिल सेल, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करिएगा ताकि आपका आंसर गलत ना हो। ओके, अब ये क्वेश्चन में आपकी हेल्प करता हूं, इसमें क्या होगा, पूछा है आपसे ये कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे करेक्ट है इन टर्म्स ऑफ द वाटर स्प्लिटिंग को लेकर। पहला स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ये है कि इट इज अ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर विच प्रोवाइड H+ आयंस फॉर सिंथेसिस ऑफ NADPH। तो इतना पहले आप मुझे बताइए कि जब वाटर स्प्लिटिंग होता था, जब हम H2 को ब्रेक करते थे, तो क्या तीन चीजें हमें मिलती थी, किसको याद है? क्या तीन चीजें आपको मिलती थी यहाँ पे? ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन एंड H पॉजिटिव आयन। बिल्कुल सही, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन एंड H+ आयन। तो हाँ, जब आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो आपको H+ आयंस आपके बनाए जाते हैं, राइट, जिनको यूज किया जा सकता है फॉर द NADPH सिंथेसिस के लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ द NADPH इनको हम यूज किया जा सकता है। सो ये बात आपके यहाँ पे सही है, बेसिकली दैट इज गोइंग टू बी ट्रू स्टेटमेंट। ये बात आपके यहाँ पे सही हो जाती है क्योंकि इन H+ आयंस को आप फिर बाहर भेज सकते हो, यू कैन सेंड देम बैक टू द स्ट्रोमा वाया ATP सिंथेसिस, और फिर वहां पे आप NADPH के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। तो yes, I can say this statement is going to be true. Statement 2, it provides electron for photophosphorylation and activation of NADP. ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, क्या बात सही है गलत है? स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 सही है गलत है? ये लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है वाटर स्प्लिटिंग की वजह से। सही है। सही है बाबा, सही है, इलेक्ट्रॉन मिल जाए ना हमें यहाँ पे, जिसको तो हम यूज करेंगे ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो ये भी मेरा सी हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू। देन O2 इज इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस, कह रहे O2 इवॉल्व हो रहा है प्रोसेस के दौरान, हो रहा है नहीं हो रहा? सही है। सही है, that's a very true statement, right? It replaced the O2 consumed by the living being and consumption। बिल्कुल सही बात है बेटा, जो हम लोग O2 कंज्यूम कर रहे हैं ये हमें यहाँ से मिलता है। तो चारों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है। अगर आपको पहले तीन में अगर आपको मालूम होते तब भी आपको लाइक आंसर निकालने में आसानी होती, बिकॉज यू कैन से दैट इट्स ऑल ऑफ द अबव। तो ये यहाँ पे मेरा ऑप्शन डी बनेगा मेरा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। चलिए, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ पूछा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पूछा इन लोगों ने यहाँ पे कि आपके पास 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है विच ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट डिफर बिटवीन द C3 एंड CO प्लांट। इनमें से कौन सा ट्रेट है
जो C3 और C4 में कॉमन है। डज नॉट डिफर का मतलब यहाँ पे होता है कि वो कह रहे हैं कि इन दोनों में से कितने ट्रेट्स आपके जो C3 एंड C4 के अंदर आपको कॉमन मिलेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। अब मुझे बताइए, इनिशियल CO2 एक्सेप्टर क्या दोनों में कॉमन होता है? Yes, sir. Yes, sir. कॉमन होता है C3 C4 प्लांट में? अरे अरे याद करो, जब CO2 अंदर आता है बेटा C3 प्लांट के अंदर, वो कंबाइन करता है मेरे ROPP के साथ। Yes, sir. जब C4 प्लांट में मेरा CO2 अंदर आता है, वो कंबाइन करता है PP के साथ। तो क्या दोनों में कॉमन हुआ मेरा इलेक्ट्रॉन? No, sir. No, sir. अब नो गया ना आंसर, सो इट्स गोइंग टू बी नो बेटा, नो। ये इनिशियल CO2 एक्सेप्टर दोनों में कॉमन नहीं होता। देन एक्सटेंट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, वो कह रहे हैं कि फोटो रेस्पिरेशन क्या दोनों में आपको कॉमन मिलेगा होते हुए? No, sir. No. बोलिए बेटा, नो बोलिए, क्योंकि आपको ये सिर्फ होते हुए मिलेगा, आपको C4 प्लांट के अंदर नहीं होता फोटो रेस्पिरेशन, C3 प्लांट के अंदर सिर्फ होता है। That's also going to be no. Then third, enzyme catalyzing reaction that fixes CO2, क्या दोनों के अंदर जो CO2 फिक्सेशन का सबसे पहला जो एंजाइम होता है वो कॉमन होता है? No, sir. No, no, sir. नो, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी नो ओवर हियर। बिल्कुल सी बात है, उसमें रुइस्को होता है, यहाँ पे आपका होता है PP कार्बोक्सिलेज। प्रेजेंस ऑफ केल्विन साइकिल, क्या दोनों के अंदर केल्विन साइकिल होगा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, 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 sir. दोनों के अंदर Yes, केल्विन sir. साइकिल रन किया जाएगा, उससे ही तुम्हारा एंड में स्टार्च बनेगा। बिल्कुल बात है। दोनों का लीफ की एनाटॉमी सेम होती है? No, sir. No, sir. नहीं होती, नहीं होती। एक में No, आपको sir. बंडल शिप सेल मिलते हैं, एक में आपको नहीं मिलता है। तो इसलिए इस हिसाब से देखा जाए तो कॉमन चीज सिर्फ आपके यहाँ पे एक निकल रही है, स्टेटमेंट नंबर 4। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है? B. Option B. Option B. राइट, ऑप्शन बी ओवर Option बिकम्स B. माय करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी मेरा यहाँ बनेगा एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, जिन लोगों ने फोटोसिंथेसिस चैप्टर मिस किया था वो लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको कुछ चीजें समझ आएंगी अगर आपने स्कूल में कवर किया है। तो अगर आपने स्कूल में कवर नहीं किया देन मैं समझ सकता हूँ कि आपको शायद चीजें समझ ना इनिशियली, बट कोई बात नहीं। जब भी फ्यूचर में कभी अगर हमें टाइम मिला, आपको 6-7 दिन की स्कूल में छुट्टी हुई, तो वो टाइम पे हम लोग उन सारे बच्चों को इकट्ठा करके हम लोग कभी दिन में क्लास लेके हम उन्हें पढ़ा देंगे। ठीक है, कुछ एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें जो है वो हम कवर करा देंगे। राइट, तो ये चीज का हम लोग बाद में देख सकते हैं जो लोगों का मिस हुआ था ये। नाउ देन यू हैव दिस क्वेश्चन नंबर 59 ओवर हियर। 59 में आपको दिए गए आपके यहाँ पे सामने कुछ स्टेटमेंट, आपको बताना कि कौन से स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है। तो ये भी आप आंसर कर सकते हो। स्टेटमेंट 1 मेरे यहाँ पे क्या कह रहा है? Z scheme of light reaction takes place in the presence of PS1, क्या Z scheme PS1 के दौरान सिर्फ हो जाती है, सिर्फ PS1 के बदौलत हो जाएगी आपकी Z scheme? No, sir. नो, Sir. ये तो आपका हो गया रॉन्ग। ठीक है, तो ये मेरा हो गया स्टेटमेंट रॉन्ग, मतलब बी तो मेरा आंसर यहाँ पे हो नहीं सकता। देन ओनली PS1 इज फंक्शनल इन द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्या ये बात सही है गलत है? Yes, Yes, sir. सही है. सही है, दैट इज गोइंग टू बी ट्रू स्टेटमेंट। तो जहां पर 2 आ रहा है वो मेरा आंसर हो सकता है, मतलब मेरा आंसर होगा इन दोनों में से कोई एक मेरा यहाँ पे आंसर निकलेगा। ठीक है, चलो सी देखते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इनटू सिंथेसिस ऑफ गलत है. सब ATP। गलत है. ये मेरा हो गया यहाँ पे गलत, और क्योंकि मेरे यहाँ पे गलत हो गया तो आप जानते हो मेरा आंसर यहाँ पे है, मतलब मेरा ऑप्शन ए। A. यस, बहुत बढ़िया। सो साइक्लिक नॉन साइक्लिक सीम्स लाइक आपको यहाँ पे क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, कोई ज्यादा बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ये है नहीं यहाँ पे। क्लोरोफिल ए का उन्होंने पूछा कि कलर क्या होता है। सो क्लोरोफिल ए का कलर आपका हमेशा यहाँ पे रहेगा आपका ब्राइट और ब्लू ग्रीन, राइट, ब्राइट और ब्लू ग्रीन। सो ए के साथ आपका यहाँ पे हमेशा आपका यहाँ पे एस। यार ना क्लोरोफिल ए होता है जो इसके वजह से आपको ग्रीन कलर बेसिकली आपको मिलता है। सो ग्रीन कलर जो आपका आ रहा होता है वो क्लोरोफिल ए से आ रहा होता है। सो ब्लू ग्रीन कलर आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल बी जो होता है आपका, उसका कलर थोड़ा सा येलोइश ग्रीन होता है। Yellow, green. हाँ जी, तो ये आपको हो जाएगा येलो ग्रीन, आपके यहाँ पे हो जाएगा। कैरोटीनॉइड्स जिसका वजह से आपका गाजर का कलर ऑरेंज होता है, राइट, Yellow to yellow orange. ऑरेंज। हाँ जी, दिस विल माय येलो टू ऑरेंज, बिल्कुल सही। एंड ज़ेंथोफिल बिल्कुल ही येलो, पूरा येलो कलर ये आपको देते हैं। सो दैट गोइंग टू बी योर बी, तो इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे सी बनेगा एज अ करेक्ट आंसर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा किसका कलर आपका यहाँ पे क्या होगा। देन एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सो दीस आर द क्वेश्चन वी हैव डन। एक क्वेश्चन हमारा शायद यहाँ पे होगा विच, हाँ जी, ये वाला बस क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे, बस एक लास्ट क्वेश्चन। फिगर शोज द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हम देख चुके जब हमने पढ़ा था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, राइट, तो तब हमने पढ़ा था, या हमने लाइट को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये भी ये वाला ग्राफ हमने देखा था। बेस्ड ऑन द ग्राफ द गिव आंसर दैट एट विच पॉइंट इनसाइड द कर्व लाइट बिहेव एज अ लिमिटिंग फैक्टर, कौन से पॉइंट पे
आप कह सकते हो कि लाइट आपका एज ए लिमिटिंग फैक्टर आपका बिहेव कर रहा है। सो बताइए कौन से पॉइंट पे आपके हिसाब से लग रहा है लाइट एज ए लिमिटिंग फैक्टर? बताइए बेटा, क्वेश्चन समझ नहीं आया क्या आपको? मैं बताता हूँ आपको, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। क्वेश्चन ये लोग ये कह रहे हैं कि इस ग्राफ को आप देखिए और कौन से पॉइंट को देख के आप कह सकते हो कि हाँ जी लाइट तो आपका लिमिटिंग फैक्टर है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, सी मैं कह सकता हूँ कि लाइट मेरा लिमिटिंग फैक्टर है तब जब मैं देख पा रहा हूँ कि जब मैं लाइट को इंक्रीज करूंगा, तो मेरा फोटोसिंथेटिक रेट मेरा बढ़ेगा। जब मैं लाइट को इंक्रीज करूंगा, वेन एवर आई एम गोइंग टू इंक्रीज द लाइट, जब मैं लाइट को यहाँ पे करूंगा मेरा यहाँ पे इंक्रीज, सो व्हाट I'll get to see increase also in the rate of photosynthesis भी मेरा यहाँ पे इंक्रीज होगा, राइट? जब ऐसा हो रहा है तब मैं कह सकता हूं, तब सलम कह सकती है देख के कि अच्छा हाँ लाइट इसमें लिमिटिंग फैक्टर है। क्यों लिमिटिंग फैक्टर है? क्योंकि जैसे उसने लाइट को यहाँ पे इंक्रीज करना चालू किया, आपका फोटोसिंथेसिस आपका वहां पे चालू हुआ। ठीक है, तो मेरी बात आप समझिए, जब वो आपसे कह रहे हैं कि कौन से पॉइंट को देख के आप कह सकते हो कि लाइट आपका लिमिटिंग फैक्टर है, तो आप उस पॉइंट को आप देखोगे, उस लेवल को आप देखोगे जहां पे आपको दिख रहा है कि जहां पे मेरा लाइट इंक्रीज किया जा रहा है, मेरा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेरा चालू हो रहा है और वो इंक्रीज हो रहा है। तो अब आप बताओ मुझे ABCD में से आपको कौन सा पॉइंट लग रहा है जहां पे आपका कह सकते हो दैट लाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर? A. ऑप्शन ए A. यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि ए में आप देख रहे हो कि आपके यहाँ पे जब आप लाइट को इंक्रीज कर रहे हो तो आपका फोटोसिंथेटिक रेट भी आपका यहाँ पे बढ़ेगा। सो ए वाला जो एरिया आपका यहाँ पे, ये आपको इंडिकेशन दे रहा है दैट यस लाइट इज माय लिमिटिंग फैक्टर। सो यहाँ पे सी बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही। आई होप मुझे ये ए आप इसमें कहीं बता रहे थे, आप ऑप्शन का नहीं बता रहे थे, राइट? आई होप यू आर टेलिंग मी स्ट्रेट ए मार्क ओवर हियर। सो आप देखो यहाँ पे ए आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इट इज अ फेज आपका जहाँ पे आप लाइट को इंक्रीज कर रहे हो। ये आपको दिखा रहा है कि जैसे आप लाइट को इंक्रीज करोगे तो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपके यहाँ पे बढ़ेगा। सो दैट इज व्हाई यू कैन से दिस पॉइंट ओवर हियर इज गोइंग टू बी द लिमिटिंग फैक्टर। इसको देख के आप कह सकते हो कि लाइट मेरे यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो। सो दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 45। तो इतने क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं बेटा। देखिए फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन को रिवाइज करने का रीजन ये था ताकि आपको एक बार फिर थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि क्या होता है लाइट रिएक्शन, क्या होता है डार्क रिएक्शन, जो बहुत ही सुपरफिशियल है अभी के लिए। हमने इसे बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो प्लीज C3 साइकिल, C4 साइकिल, लाइट रिएक्शन, केल्विन साइकिल पढ़ के आना अच्छे से, देख के आना अच्छे से, ताकि उसके क्वेश्चन आपके मिस ना हो। इतनी गारंटी कर लो कि समझो अगर आपको क्लोरोफिल वाला क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा ना, समझो क्लोरोफिल वाला क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा, मुझे चलेगा, आई विल स्टिल से कि चलो नहीं बताता मालूम बच्चे को, उसने नहीं किया, बट मेक श्योर कि C4 C3 पाथवे, फोटो रेस्पिरेशन, कैम पाथवे के क्वेश्चंस आप करें सही से, उन्हें आप लाइक यू गेट अ राइट आंसर इन देम। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि काफी लोग एक तो टेस्ट देंगे एंड यू विल गेट सम काइंड ऑफ स्कोर। और बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होइए अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो कोई बात नहीं, टाइम के साथ आपका स्कोर इंक्रीज होगा। ठीक है, और जिनका स्कोर लास्ट टाइम काफी कम आ गया अगर आया था फोटोसिंथेसिस के अंदर, अज्यूम करते काफी कम लाइक 20 25 30 अगर आया था, कोई बात नहीं, एक और आपको चांस मिल जाए, थोड़ा इंक्रीज करिए, ट्राई टू हैव अ स्कोर ऑफ लाइक 60 70 लाने की कोशिश करिए। आई एम वेरी श्योर कि आप ला पाओगे। ठीक है, जनरली पढ़ के जाओगे तो आपका स्कोर बिल्कुल अच्छा आएगा। राइट, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। तो दैट्स इट। और यहाँ पे आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर भी आपका खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीक हम लोग मिलेंगे वापस से, व्हेन विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीक, विल डू समथिंग न्यू, कुछ नया हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीक। राइट, सो चलिए देन दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो बताइए, अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी नहीं है तो आपका लेक्चर और आपका वीक यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे वापस से सेम टाइम पे नेक्स्ट वीक। चलिए बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।